हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। गाइज मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। तो आज आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स, रेलेवेंट पॉइंट्स और जितने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस हैं, जितने भी पॉइंट्स ज़रूरी हैं वो आज आपको मिल जाएंगे। तो आप ये पॉइंट्स अपने पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल टॉपिक पे नोट डाउन करके रखिएगा। इसके बाहर का आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके हिसाब से हैं तो हम डाल सकते हैं, तो उनको प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है गाइस, जिसमें डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और गाइज़ अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स के, तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। जीएस का हमारा प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज। जीरो से तैयारी वाला बैच है, बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी। और बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो यूपीएससी डिमांड करती है, जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए ज़रूरी है। तो हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइज, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहेगा, जिसमें एक फ्री सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई गई है। उस फ्री सीरीज़ में आप लोगों को डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एक एनालिसिस वीडियो दिया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं, जहाँ से डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हैं। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच का एक पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट बताएंगे कि किस तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो बिल्कुल बेसिक से लेके आपको लेके चलेंगे और फिर आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। आपको वो मेंस रेडी करवाएंगे। और जो वैल्यूएशन होगी गाइज वो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। और बहुत अच्छे ऑफर में लाया जा रहा है गाइज, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल विच वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स बाय और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउ अ डेज इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी एक्सप्लेन्ड। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित किया गया था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके खिलाफ आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। समझाना। ये क्वेश्चन GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो गाइज इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की जब हम बात करते हैं तो उसको जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उनकी ग्रीवांसेस हैं और जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनकी शिकायतें हैं, ठीक है, उनकी दिक्कतें और उनकी शिकायतों को का निवारण करने के लिए, उनको बेसिकली सॉल्व करने के लिए, जो डिस्प्यूट्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया है, इस ट्राइब्यूनल को लाया गया है। लेकिन आजकल क्या है कि अब की अगर हम बात करें, आजकल इसकी जो
ये जो इसकी शक्ति है या इसकी जो पावर है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में, मतलब कि स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो हमें उसके ऊपर बेसिकली एक्सप्लेन करना है, हमें अपना एनालिसिस देना है उस पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जैसे कि हम जानते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको बाद में अमेंडमेंट करके इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको किस तरीके से लाया गया, कैसे इस्टेब्लिश हुई है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है, हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन में देंगे। फिर हम अपने मेन पार्ट में, बॉडी में, हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये, क्या क्या इसकी वर्किंग होती है, किस लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है। और हम लास्ट में उसके इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी के बारे में जो हम बोला, हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो जो हम बात करते हैं कि एक नया पार्ट जिसको 14A बोला गया है, 14A, 14A पार्ट में के अंदर उसको ऐड किया, मतलब एक 14 पार्ट ऐड किया गया है। कौन से संशोधन के तहत, अमेंडमेंट, मतलब कौन से अमेंडमेंट के तहत, 42, 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया है। ठीक है, वो पार्ट कौन सा है, 14A। उस पार्ट के अंदर, उस पार्ट को क्या नाम दिया गया है, ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, और ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इसमें एक आर्टिकल है 323A। जो 323A आर्टिकल है वो क्या करता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है, पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है, प्रशासनिक जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको गठित कर सकते हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, ताकि जो भी लड़ाइयाँ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए, जो सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स की को लेके आना होता है, उनका अपॉइंटमेंट करना होता है, उनके रिक्रूटमेंट के लिए, या उनकी कंडीशंस, मतलब उनका जो सर्विस पीरियड है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, किस तरीके से ऑपरेट करेगा, उसमें अगर कुछ भी उनकी दिक्कतें होती हैं या कोई डिस्प्यूट्स होता है, तो उसके लिए ये जो 323A आर्टिकल है, उसने पार्लियामेंट को पावर दी, पार्लियामेंट को अधिकार दिया कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। और इसको फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल करके इस एक बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया 1985 में। इसका जो प्रिंसिपल सीट है, जो हमें इसकी सीट देखने को मिलती है, वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ, मतलब जो प्रिंसिपल सीट है वो न्यू दिल्ली में है मुख्य, और जो उसके साथ है बाकी की स्टेट्स में भी इसकी सीट देखने को मिलती है, कि जो बाकी की स्टेट्स में जहाँ जहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट है इसकी, वहाँ के एम्प्लॉयज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रख सकते हैं, जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं वो उनको वहाँ पे जाके बता सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली जो इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसके लिए इसको बनाया गया, वो किसके लिए, कि जो भी रिक्रूटमेंट होती है और जो भी सर्विस मैटर्स होते हैं, कि पब्लिक सर्वेंट्स की जो पूरी सर्विस लाइफ होगी, उसमें क्या क्या उनकी किस किस तरीके से उनका सेटअप होगा, क्या कंडीशंस हैं, क्या उनका फॉलोअप होगा, तो उसके बारे में, और उनके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी दिक्कतें होंगी, शिकायतें होंगी, उसके बारे में ये ट्राइब्यूनल बात करेगा, उसके लिए काम करेगा, राइट। तो ये हमने किसकी बात की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को के बारे में थोड़ा बताया। आफ्टर दैट, अब ये क्या है, जैसे हमें बोला गया है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करता है। किस तरीके से, क्योंकि ये जो अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं करता, वो सॉवरेन है, अपने डिसीजंस, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस खुद लेता है, किसी और का बाहरी कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है या कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। कैसे, जैसे कि अभी हमने बात की कि ये पार्लियामेंट को एक एम्पावर करता है, सशक्त करता है, उनको अधिकार देता है कि वो ऐसी अथॉरिटी, ऐसा ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, और पार्लियामेंट कोई भी डिस्प्यूट्स हैं या जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो सर्विस मैटर से रिलेटेड,
जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके सर्विस से रिलेटेड जो भी दिक्कतें कुछ भी पॉइंट्स होते हैं तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के आगे रख सकते हैं और वो वहाँ पे अपना डिसीजन सब कुछ देख के पूरी प्रोसीडिंग करके अपना डिसीजन लेंगे, राइट। नेक्स्ट इज, अब जैसे मैंने बोला कि ये एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, इसको अमेंडमेंट करके बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्लेस्ड नहीं था। तो इसका जो ओरिजिन है वो स्टैट्यूटरी ओरिजिन है क्योंकि ये एक्ट के तहत बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। जबकि जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिन है उनका वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसका क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी ओरिजिन है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि इसको एक अमेंडमेंट के तहत डाला गया है, एक न्यू चैप्टर ओपन किया गया है, न्यू चैप्टर में डाला गया है। और ये किस लिए किया गया है, ताकि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि कोर्ट्स में क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कोई भी केसेस वगैरह होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो उनका बहुत जल्दी इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत स्पीडी तरीके से बहुत फास्ट पेस पे उनका जो भी डिसीजन है वो ले लिया जाए, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाए और ज़्यादा कॉस्टली भी उनके लिए ना हो, बहुत प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी कार्रवाई की जा सके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब ये इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसके मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, जुडिशियल स्ट्रीम से भी लिए गए हैं, ठीक है, और मतलब न्यायिक सदस्य भी हैं और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम भी है, मतलब प्रशासनिक सदस्य भी उसमें हैं। तो वो किस लिए लिए गए हैं, ताकि लीगल तरीके से न्याय के तौर पे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर है प्रशासनिक, दोनों ही क्षेत्रों में उनका बेनिफिट लिया जा सके, दोनों ही क्षेत्रों में और स्फीयर्स में जो एक्सपीरियंस लोग होंगे उनकी नॉलेज का वहाँ पे यूटिलाइजेशन हो और कहीं पे भी दिक्कत ना हो, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो भी प्रोसीडिंग्स हो, जो भी डिसीजन मेकिंग हो वो अच्छे से हो, इसलिए ये किया गया है। नेक्स्ट इज इट इज़ फ्री फ्रॉम टेक्निकल रूल्स। अब क्या है कि इसको किसी, जैसे हम देखते हैं ना, इंडियन एविडेंस एक्ट हमें देखने को मिलता है 1872 या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमें 1908 का देखने को मिलता है, तो उसमें बहुत सारी रूलिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे कोड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये उनके अंडर नहीं आता, उनकी रूलिंग इनको फॉलो नहीं करनी होती, बट उनके पास ये पावर ज़रूर होती है कि वो सिविल कोर्ट के मतलब उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं, जहाँ पे उनको लेने की ज़रूरत पड़ती है, उनके डिसीजंस में उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनके पास ताकत है कि वो सिविल कोर्ट वाली जो भी पावर्स होती हैं वो उनको अप्लाई कर सकते हैं। बट उनका प्रॉपर जो मेनली वर्क होता है वो होता है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उनका, वो उसी पे काम करते हैं। बट इन एनी केस अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो सिविल कोर्ट की भी सहायता, उसके पावर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट इज रिसेंटली द दिल्ली हाई कोर्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन में जो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, या जो उनकी जुरिस्डिक्शन में जो भी केसेस आते हैं उन पे हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले ही हाई कोर्ट ने उनको थोड़ा सा देख लिया था, उन पे थोड़ी सी रूलिंग करनी शुरू कर दी थी, तो उस पे उन्होंने उनको भी बोला कि आप यहाँ पे हमारा कंटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में है। तो वहाँ पे ऐसा करके उन्होंने क्या दिखाया कि वी आर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हम इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी है, जो हमारी जुरिस्डिक्शन है वो हमारी है, हम वहाँ पे रूलिंग कर सकते हैं अपने तरीके से, आपको वहाँ पे आपका इंटरफ्रेंस वहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, एक दूसरे केस में क्या हुआ था कि अब इसी तरीके से जैसे वो केस ले लेते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में वो काम करते हैं, तो वहाँ पे वो उनको जवाब दे पाते हैं और वहाँ पे वो उनको जवाब भी देते हैं कि जो भी उनकी जुरिस्डिक्शन, उनकी पावर्स हैं उनको एनक्रोच ना किया जाए। उन्होंने वेरियस केसेस में कई बार उन्होंने इस चीज़ पे बात की है और इस चीज़ के बारे में बताया है और अपनी इंडिपेंडेंस को स्थापित करने के बारे में और अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में बताया भी है। तो गाइज़ हमें क्या पढ़ना है, हमें
क्या क्वेश्चन में पूछा गया था बेसिकली कि वो आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में काम कर रहा है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बस उसमें, कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन पे इंक्रोच करने नहीं देता है, कि जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, जो उनका वर्क है, वो खुद ही करेंगे, लाइक जो हाई कोर्ट्स वगैरह अगर कर देते हैं तो ठीक है। उसी के साथ साथ वो पब्लिक सर्वेंट्स के रूलिंग में करता है, उनके सर्विसेज के लिए। तीसरा पॉइंट कि वो लोग जो अब पब्लिक सर्वेंट्स के उसमें काम करते हैं तो उसमें जुडिशियल भी होते हैं मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, ताकि दोनों की एक्सपीरियंस से काम हो सके और प्रॉपर तरीके से हो सके डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग भी उनके अपने डिसीजंस क्या होता है वो किसी उससे बाउंड नहीं है, चाहे एविडेंस एक्ट है, चाहे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट है, वो किसी से बाउंड नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को बैलेंस्ड फॉर्म में बनाना होता है, हमें बैलेंस्ड फॉर्म रखना होता है। तो उस बैलेंस्ड फॉर्म में हम ये बताएंगे, अब हमने अभी इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी की बात कर ली कि यस, हम इससे पता चलता है कि वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी है, आज के रूप में उसकी पावर्स इस तरीके से है। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ इंस्टांसेस से हम ये भी बता सकते हैं कि प्रॉपर बिल्कुल प्योर तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी नहीं है। वो क्यों है, देखिए। फर्स्ट इज द ट्राइब्यूनल मेंबर्स डू नॉट एंजॉय पावर्स लाइक अदर जजेस हु होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। कि जब हम दूसरे जजेस की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिनकी, जैसे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, उनकी वो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन्ड है और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जो है सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इस्टेब्लिश है, मतलब उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको मिलते हैं। तो वो नहीं है, जैसे हमने बात की थी ना, ये एक स्टैट्यूटरी ओरिजिन है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो इसीलिए वो वाली उनको नहीं मिलती है, तो इसीलिए हम ट्रूली तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से बनाई गई है तो वहाँ पे हस्तक्षेप हो सकता है। हम करप्शन की भी बात करते हैं, इंटरफ्रेंस की भी बात करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस, तो वो हो सकता है। तो इसीलिए हम ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव फॉर अपॉइंटिंग मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड देयर फंडिंग। अब देखिए, जो हम अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो वो जजेस की जो सैलरीज होती हैं, ठीक है, उनका जो भी पेमेंट्स होती हैं, फंडिंग होती है, वो पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पहले क्या था, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती थी, बट उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, लेकिन उसमें क्या है कि वो चेंज नहीं कर सकती। एक बार अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो वो उसको चेंज नहीं कर सकती। तो उससे क्या है कि बायसनेस या वो नहीं होता है कि अपनी फेवरेटिज्म वाला पॉइंट वहाँ पे नहीं आता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो उसमें मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो भी एग्जेक्टिव्स ही करते हैं, मेंबर्स अपॉइंट भी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनका अपना कॉलेजियम सिस्टम है, उसके थ्रू जो जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो एग्जेक्टिव्स अपॉइंट करते हैं, और उनको जो सैलरीज प्रोवाइड करनी होती है, फंडिंग करनी होती है, वो भी एग्जेक्टिव्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए ट्रू तो हम कह ही नहीं सकते कि पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो एग्जेक्टिव पे डिपेंडेंट है वेरियस चीज़ों पे, राइट। तो इन बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि वो एक प्योर तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी नहीं है, ठीक है। एट द एंड हम कंक्लूड करते हुए क्या बताएंगे कि इट कैन बी फेयरली आर्ग्यूड दैट द ट्राइब्यूनल which was formed for grievance and complaints redressal has although evolved into a judicial body। कि जिस चीज़ के लिए हम इस चीज़ को प्रॉपर एक फेयर तरीके से बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि जो ट्राइब्यूनल जिसके लिए बनाया गया था, कि जो पब्लिक सर्वेंट्स की दिक्कतें हैं, उनकी ग्रीवांसेस हैं या उनकी शिकायतें हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं, उसके लिए बनाया गया है। उसके लिए एक जुडिशियल बॉडी में उसको एक जुडिशियल बॉडी सेटअप की गई है, तो वो है। लेकिन उसको हम पूरी की पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं वो जहाँ पे इंटरफ्रेंस हमें देखने को मिलता है एग्जेक्टिव्स का या पार्लियामेंटेरियंस का। तो इसीलिए हम उसको प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। सो आई होप गाइस आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा, और ये जो पॉइंट्स हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पॉइंट्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट हैं। आप इन पॉइंट्स को सिर्फ एक शॉर्ट नोट में आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल
रहेंगे। आपका एक पूरा क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर गाइज आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स के, तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं और लाइव डाउट सेशंस के साथ रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज, जिस बैच में आपको बिल्कुल बेसिक्स से तैयारी करवाई जा रही है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी होगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, कोई भी। तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, जिस बैच में आप लोगों के लिए एक फ्री सीरीज चलाई गई है, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और नाइट में आपको उसका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे ही। और गाइज हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है आंसर राइटिंग का, जिसमें आप लोगों के लिए 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है जो क्वेश्चंस आपके इवैल्यूएट करेंगी, दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं। सो और कोर्सेज को ज्वाइन अप कर सकते हैं गाइज। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।